नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एन टॉप पे। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सब लोग जानते हैं इसके बारे में। तो हम जानेंगे आज की प्रवर्तन निदेशालय क्या है। ठीक है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है, ये किस तरह के मामलों की जांच करता है और इसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। और हम ये भी जानेंगे कि जो पी चिदम्बरम के ऊपर मामला दर्ज किया था ईडी ने, उसको भी थोड़ा देखेंगे कि क्या मामला था। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक एक नई संस्था के साथ। हम संस्थाओं पे चल रहे हैं, एक एक संस्थाओं को आपको बताते जा रहे हैं। तो प्रवर्तन निदेशालय पे बात करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय के इतिहास की अगर हम सबसे पहले बात करें, क्योंकि किसी भी संगठन को समझने के लिए उसके इतिहास को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रवर्तन निदेशालय का जो गठन हुआ था वो 1 मई 1956 को हुआ था। ठीक है, संस्था नई थी, भारत नया नया आज़ाद हुआ था, तो इसको कुछ विशेष तरीके के कार्य सौंपे गए, इसीलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण संगठन बन जाता है। 1947 में एक अधिनियम बनाया भारत सरकार ने, उसको विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947, या इसको शॉर्ट फॉर्म फेरा भी कहा जाता है, जिसको फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट कहा जाता है, के अंतर्गत आने वाले मामलों की जांच करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय का गठन किया गया था। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा विनिमय एक्सचेंज का मतलब विदेशों से लिए जाने वाली रकम की उसकी शुद्धता, उसकी वैधता इत्यादि की जांच के लिए जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसको विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम कहा जाता है। तो 1943 में इस कानून को बनाया गया। इसी कानून के तहत जो भी मामले आने वाले थे उसकी जांच के लिए एक संस्था बनाई गई, जिसको प्रवर्तन निदेशालय कहा गया। फिर हम जानते हैं कि 1991 में क्या हुआ है, एलपीजी लागू किया गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। तो 1991 में उदारीकरण की स्थापना के कारण फेरा एक्ट, क्योंकि फेरा जो पुराना एक्ट हमारा था वो रेगुलेशन एक्ट था, रेगुलेट करता था, लेकिन जब 91 में इकोनॉमी को ओपन किया गया, उदारीकृत किया गया, तो अब रेगुलेशन नहीं रह गया, क्योंकि रेगुलेट जो करता है वो क्लोज्ड इकोनॉमी होती है, लेकिन हम 91 में चूँकि ओपन इकोनॉमी हो चुके थे, इसलिए हमको अब रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं थी, उसको मैनेजमेंट करने की ज़रूरत थी। इसलिए एक नया कानून बनाया गवर्नमेंट ने। उस कानून को कहा जाता है मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फेमा, शॉर्ट फॉर्म इसको फेमा कहा जाता है। यानी कि जो पुराना रेगुलेशन एक्ट था उसको फेरा कहा जाता था, जो 1999 में एक्ट बना और 1 जून 2000 को अस्तित्व में आया। इस कानून को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के रूप में जाना गया। तो निदेशालय वही है, उसका काम अभी भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को देखना ही है, लेकिन अब नए कानून के तहत इसको कार्यवाही दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा इकोनॉमी ओपन हो चुकी थी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में आएंगे, बहुत सारे पैसे आएंगे, यहाँ के लोग पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। पैसे बनाने के क्रम में 2-3 तरीके के होते हैं, या तो आप वाइट मनी बनाइए टैक्स दे करके, या तो ब्लैक मनी या दूसरे रास्ते से पैसे बनाइए। तो एक और कानून बनाया गया जिसको कहा गया धन शोधन अधिनियम निवारण 2002, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, या प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। इसका मतलब जो धन शोधन या मनी लॉन्ड्रिंग के तहत उसको प्रवर्तित कराने के लिए जो भी कानून थे, उसका भी दायित्व इसी प्रवर्तन निदेशालय या ईडी को दिया गया। अब थोड़ा सा हम ब्रीफिंग यहाँ जानते हैं कि आखिर धन शोधन क्या होता है। धन शोधन देखिए एक मीडियम होता है। धन शोधन में होता क्या है कि आप अपने अवैध रकम को, ठीक है, एक टनल के माध्यम, ये टनल है, इस टनल के माध्यम से इधर से इंटर कराएंगे, कुछ इसमें प्रोसेसिंग होगी बीच में, और इधर जब पैसा आपका निकलेगा वो वाइट मनी के रूप में होगा। मतलब इसमें कई लेयरिंग होती है, बीच में कई लेयरिंग चढ़ाई जाती है, जिससे इसके स्रोत का पता न चल पाए कहाँ से आया है, और इकोनॉमी में धीरे से इंड्यूस किया जाता है, और जब ये बाहर निकलता है तो वाइट मनी के रूप में निकलता है, और टैक्स भी इससे दिया जाता है, लेकिन इसके स्रोत का पता नहीं चलता है। इसी को संक्षेप में हम जानते हैं, इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो ऐसे बहुत सारे तरीके और हथकंडे उस समय अपनाए जा रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी खुली थी नई नई, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक
एक्ट बनाया गया उसको कहा गया प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ठीक है, तो इसके प्रवर्तित कराने की भी जिम्मेदारी ईडी को दी गई। ठीक है, वर्तमान में हम देखते हैं जो एजेंसी है एक विशेषज्ञ वित्तीय अन्वेषण समिति है, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो राजस्व विभाग के अंदर काम करती है। और राजस्व विभाग क्या है? वित्त मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला एक विभाग है। तो वित्त मंत्रालय उसके अंतर्गत है राजस्व विभाग, उसके तहत काम करती है ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक है, हमने देखा 2 कानून हैं, फेमा और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इन दोनों को प्रवर्तित कराने का काम करती है। अब इसके थोड़ा डिटेल में जाते हैं कि फेमा विदेशी या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फेमा के बारे में। देखिए फेमा के बारे में, इस अधिनियम को प्रवर्तित कराने में प्रवर्तन निदेशालय सिविल प्रक्रिया को फॉलो करता है। सिविल प्रक्रिया आपको पता होना चाहिए कि ये फौजदारी कानून से अलग होता है। इसका मतलब जो फेमा कानून है वो एक सिविल प्रक्रिया है। मसलन मुद्रा विनिमय कानूनों के उल्लंघन से संबंधित जो भी मामले हैं, ठीक है, उन मामलों का जांच करता है ये ईडी। ठीक, उन पर अपराध साबित होने पर अपराध करने वालों पर जुर्माना लगाता है, यानी कि उनको सज़ा नहीं देता है, उनको जुर्माना लगाता है। ये सिविल कानून के तहत आते हैं। आपको पता होना चाहिए 2 तरह के कानून होते हैं, फौजदारी कानून जो कि क्रिमिनल केसेज होते हैं, और एक होते हैं सिविल जिसको दीवानी कानून कहते हैं। तो पैसे का लेन देन, प्रॉपर्टी, उत्तरदायित्व, तो विवाह, शादी इत्यादि सब सिविल कानून के अंतर्गत आते हैं। और किसी की हत्या करना या फ्रॉड करना, गलत तरीके से वो करना, ये सब सारे अपराध क्रिमिनल केसेस में आते हैं। तो हमने देखा फेमा एक्ट दीवानी कानून के तहत आता है, जिसमें ईडी दीवानी कानूनों का इस्तेमाल करता है, उसके अधिकारों का इस्तेमाल करता है। दूसरा जो एक्ट है वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है। अब इसके बारे में जानते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में इस कानून के अनुपालन में आपराधिक गतिविधियों से व्युत्पन्न की गई परिसंपत्तियों का पता लगाने, जांच करने और उसकी संपत्ति को अंतरिम रूप से जब्त करने, मतलब उसको जब्त कर सकता है। अगर ये पता चल जाए कि जो संपत्ति किसी व्यक्ति ने हासिल की है वो आपराधिक गतिविधियों से आई है, तो उसको जब्त कर सकता है, उसको कुर्क कर सकता है। तथा धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग में पाए गए अपराधियों पर मुकदमा चलाता है ये, यानी कि इसके ऊपर मुकदमा चलाने की भी शक्ति होती है। हमने देखा फेमा में मुकदमा नहीं चलाया जाता, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है और बाकी व्यक्ति रिहा हो जाता है। लेकिन इसमें अगर कोई व्यक्ति लिप्त पाया जाता है तो चूंकि ये एक फौजदारी कानून है, इसलिए उस पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है, ये 2 कानून है जिसका क्रियान्वयन, इसकी मुख्य जिम्मेदारी होती है ईडी की। अब हम इसके थोड़ा संगठनात्मक ढांचे पे देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय का जो प्रमुख होता है वो प्रवर्तन निदेशक होता है। प्रवर्तन निदेशक क्या है? प्रवर्तन निदेशक इस पूरे संगठन का मुखिया होता है, जो मुख्यालय दिल्ली में बैठता है। जो मुख्यालय है वहाँ पे प्रवर्तन निदेशक बैठते हैं। इसके अलावा ये अपने 5 रीजनल कार्यालय भी, इसके जैसे दिल्ली में है, चेन्नई में है, चंडीगढ़ में है, ऐसे 5 जगहों पे रीजनल कार्यालय हैं। उसके जो विशेष निदेशक होते हैं वो भी इसकी मदद करते हैं, विशेष निदेशक। ठीक है, तो ये प्रवर्तन निदेशक अपने 5 रीजनल कार्यालय के साथ इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देता है। ये हमने संगठनात्मक ढांचा देखा। अब हम देखते हैं प्रसिद्ध केस क्या क्या रहे हैं ईडी के कार्यकाल में उदारीकरण के बाद। उदारीकरण के पहले की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि उदारीकरण के बाद इंडियन इकोनॉमिक ओपन हो गई थी, उसमें बहुत सारे ऐसे मामले आए थे। तो हम उदारीकरण की बात करेंगे कि उदारीकरण के बाद क्या क्या हुआ। सबसे पहले मामला तो विजय माल्या केस को जानते ही हैं आप। इन्होंने फ्रॉड किया बैंक से और आज फरार हैं, आजकल लंदन में, यूके में रह रहे हैं। तो केस फाइल किया ईडी ने इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से। इन्होंने पैसे इकट्ठे किए थे गलत तरीके से। उनकी संपत्तियों को हमने देखा, कई करोड़ संपत्तियों को इन्होंने जब्त किया है। यहाँ नहीं, फॉरेन में भी इनकी संपत्तियों को जब्त करने की शक्ति होती है, ये भी ध्यान देना आपको। तो इंडिया में इसकी संपत्तियों को, बहुत सारे संपत्तियों को जब्त किया। दूसरा हम बहुत फेमस केस जिस पर अभी चर्चा करेंगे, एनेक्स मीडिया केस था, जिसमें कीर्ति चिदम्बरम की संपत्ति को जब्त किया था। इसमें चिदम्बरम जी को इन्होंने पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया था। और तीसरा फेमस कांड था रोज वैली स्कैम था, जिसमें 130 करोड़ की संपत्ति को ईडी ने जब्त किया था। अब थोड़ा सा हम ब्रीफिंग देखते हैं कि एनेक्स मीडिया केस एक्चुअली था क्या। सबसे पहले देखेंगे कि एनेक्स मीडिया जो है एक कंपनी है। ठीक है, INX मीडिया एक कंपनी है जिसको 2007 में इंद्राणी मुखर्जी एवं एक व्यक्ति हैं पीटर मुखर्जी, इन दोनों लोगों ने मिल करके इसका स्थापना किया, इस्टेब्लिशमेंट किया।
अब कंपनी नहीं थी, आपको पता ही है कि जो नई कंपनी होती है उसको आगे चलाने के लिए क्या होता है, पैसे की ज़रूरत होती है, इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। वो इन्वेस्टमेंट बाहर से अंदर से कहीं भी आ सकता है। तो आप अंदर से अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक से लोन लेकर के, तो उसका पूरा रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन आप अगर बाहर से कोई पैसा मंगा रहे हैं जो कि रजिस्टर्ड इन्वेस्टर्स नहीं हैं, तो समस्या उत्पन्न होती है। और यही मामला इनके सामने, मेन मुद्दा यही उभर कर सामने आया था। इन्होंने विदेशों से निवेश प्राप्त करने के लिए फेमा कानून, जो हमने बताया आपको, जो 1999 में बना था, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसका उल्लंघन किया। उल्लंघन का मामला क्या था, जिस समय ये कंपनी बनी थी उस समय फेमा एक्ट के तहत इनकी जो कैपेसिटी थी फॉरेन इन्वेस्टर्स से पैसा लेने की, वो थी 4 करोड़ 4.62 करोड़। ठीक है, ये ध्यान देना आपको, ये राशि 4.62 करोड़, ये इनकी लिमिट थी कि आप इतना इन्वेस्टमेंट विदेश से ले सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि आईएनएक्स मीडिया ने गलत तरीकों का इस्तेमाल करते हुए मॉरिशस से 3 इन्वेस्टर्स को हायर किया, जो कि यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं थे। उन्होंने क्या किया, उनसे लगभग 305 करोड़ विदेशी रुपये का निवेश प्राप्त किया। ये फेमा कानून का पूरी तरह से उल्लंघन था। ये मामला सबसे पहले 2008 में सामने आया था, मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन चूँकि यूपीए की सरकार थी तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाई गई। अब चीज़ और आपको ध्यान देना है कि ये जो विदेशी निवेश होते हैं फेमा के माध्यम से, वो FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से होते हैं। प्रमोशन बोर्ड या FIPB जो है एक वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था है, जो फॉरेन से इन्वेस्टमेंट होते हैं, FDI आते हैं, उसको रेगुलेट करता है। यानी कि आपको अगर पैसे बाहर से मंगाने हैं तो आपको FIPB के थ्रू ही जाना होगा, वही डिसाइड करेगा आपको कितना पैसा लेना है और कैसे लेना है। तो इसके माध्यम से गए थे। अब हुआ क्या था, तत्कालीन समय में जो हमारे वित्त मंत्री थे वो पी चिदम्बरम जी थे। 2007 में पी चिदम्बरम जी, पता है, यूपीए फर्स्ट कार्यकाल में थे, वित्त मंत्री बने थे। इन्हीं के समय में ये स्कैम हुआ था। तो हुआ क्या था, पी चिदम्बरम उस समय वित्त मंत्री थे, और चूंकि FIPB जो है वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, अतः आईएनएक्स मीडिया के केस में निवेश सीमा का जो कानूनों का उल्लंघन किया गया था वो वित्त मंत्री चिदम्बरम के कार्यकाल में किया गया था। इसीलिए ईडी ने उनको पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। ये पूरा मामला था। ठीक है, यानी कि FIPB जो है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो कि विदेशी निवेश को रेगुलेट करती है, और FIPB वित्त मंत्रालय के तहत आती है। ठीक है, और वित्त मंत्रालय पे कौन बैठा हुआ है, उसका मिनिस्टर कौन है, पी चिदम्बरम जी हैं। इसलिए उनको हिरासत में ईडी ने लिया। ये भी कहा जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदम्बरम के जो बेटे थे, कीर्ति चिदम्बरम, इनका नाम काफ़ी सुने होंगे आप, ये मध्यस्थता की भूमिका में थे। इन्होंने मीडिएटर का या ब्रोकर का काम किया, और FIPB के नियमों कानूनों को बाईपास करके इन्होंने जो उसकी सीमा थी 4 करोड़ समथिंग रुपए जो थे, उसको बाईपास करके इन्होंने 305 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्ट करवाया था। इसकी वजह से कहा जाता है कि कीर्ति चिदम्बरम ने इनएप्रोप्रिएट तरीके से कुछ एसेट्स भी बनाई थी, और बाद में आप देखेंगे कि जब इस पर केस दर्ज किया ईडी ने, तो लगभग 54 करोड़ की संपत्ति जो कीर्ति चिदम्बरम ने हासिल की थी, उसको इसने बेंगलोर के फ्लैट सबको, बहुत सारा संपत्ति को इसने जब्त भी किया था। ठीक है, ये था पूरा मामला आईएनएक्स मीडिया का। बड़ा हाईलाइट हुआ था, बाद में इनको गिरफ्तार भी किया गया था। चिदम्बरम जी को दिसंबर 2019 में जाकर के ये छूटे थे। तो ये था पूरा आईएनएक्स मीडिया का केस। आप देखें ईडी किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ईडी के बारे में आज हम जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे एक ऐसे ही और मसालेदार और अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने आएँ। तो आप इस वीडियो को देखें और अपनी समझ को डेवलप करें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। Thank you very much.